ईशानी के शादी के बाद ये पहली दिवाली थी और दिवाली खत्म होने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। ये देखो माँ, मैंने आपके लिए एक दिवाली की मिठाई और पकवान लाए हैं और ये आप सबके लिए तोहफे भी। अरे क्या जरूरत थी अभी आने की? अरे इससे अच्छा तो तू सीधे अगले दिवाली को ही आ जाती। बस दिखाने के लिए आई है क्या तू यहाँ पर? ये कैसी बातें कर रही हो उपासना? ईशानी आई है और तुम हो के आते ही ये सब कहने लगी हो। तुम बीच में मत बोलो परिमल। अरे शादी के बाद इसकी ससुराल में पहली दिवाली थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ये दिवाली की रात अपने मायके में आए ही ना। अरे इसे यहाँ पर हमसे मिलने तो आना चाहिए था ना। अरे क्या माँ, आप भी, मैंने आपसे फोन पर कहा तो था ना कि पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर के बाहर नहीं निकल पाऊंगी। माना कि उस दिन तो नहीं निकल पाई, लेकिन दिवाली तो उसके बाद 3 से 4 दिनों तक थी ना। तो तू भाई दूज पर ही आ जाती और अपने भाई का तिलक करती। लेकिन नहीं, तू तो उस दिन भी नहीं आई। हाँ माँ, क्योंकि वहां पर घर में केवल माची और कोमल ही थे। राज तो काम के सिलसिले में दिवाली की रात को ही बाहर चले गए थे। देखो माँ, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा है और मैं उसके लिए तहे दिल से माफी भी चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरी वाकई में बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, लेकिन हालातों के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाई माँ। अरे ईशानी, तुझे इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चल, हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे आज, और तू मेरा तिलक भी आज ही कर दे, जो भाई दूज पर अधूरा रह गया था। तुझे पता है, मैंने तेरे लिए सुंदर सा तोहफा भी लाया है। अरे वाह भाई, थैंक यू सो मच। बाद में सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। तभी उपासना ईशानी के लाए गए पकवानों को चक्कर देखती है। क्या बात है ईशानी, मैंने तुझे जितना सिखाया था, तूने तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छे ये मिठाई और नए पकवान बनाए हैं। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की कर। शुक्रिया माँ, लेकिन ये सारे पकवान मैंने नहीं बनाए हैं। तो फिर तेरी सास ने या तेरी ननद ने बनाए हैं क्या? अरे नहीं माँ, माँ जी को तो डॉक्टर ने ज्यादा देर तक खड़े रहकर काम करने के लिए मना किया है, और कोमल को तो केवल चाय और मैगी ही बनानी आती है। तो फिर ये सब किसने किया? ये सारे पकवान मैंने बाहर से ऑर्डर देकर मंगवाए हैं। क्या? अरे लेकिन क्यों? तुझे मैंने हर एक पकवान बारीकी से बनाना सिखाया था, तो फिर तूने ये सब क्यों नहीं बनाया? अरे माँ, पापा जी की तबीयत दिवाली के पहले से ही थोड़ी खराब सी थी, इसलिए माँ जी ने ही कहा था कि ज्यादा लोड ना लूं और दिवाली के सारे पकवान बाहर से ही मंगवा लूं। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि पापा जी अब एकदम पहले जैसे चुस्त और दुरुस्त हो चुके हैं। अरे पर तुझे शर्म नहीं आई क्या, जो तू भी अपनी सास के हाँ में हाँ मिलाती गई? अगर इस तरह से तो हर एक काम अपने हिसाब से करती रही और अपना बहु धर्म ठीक से नहीं निभा पाई, तो फिर तो सवाल हमारी परवरिश पर ही उठेगा ना। अरे क्या माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो आप? वो उपासना, अरे कभी तो किसी समय चुप रह लिया करो ना। हर वक्त बस अपनी तीखी जुबान से तीखी तीखी बातें करना आता है तुम्हें, जरा सी भी मिठास नहीं है तुम में। अरे तो फिर क्या गलत कहा मैंने? माना कि इसे सास ने मना किया, लेकिन फिर भी कम से कम ये थोड़े बहुत पकवान तो बना ही लेती ना अपने हाथों से। अरे तेरी सास तो तेरे सामने मीठे बोल ही बोलेगी, लेकिन पीठ पीछे तेरी बुराई करेगी। कामचोर, निकम्मी और ना जाने क्या क्या ताने देगी वो तुझे, और साथ साथ में ये भी कहेगी कि इसकी माँ ने तो इसे कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा। नहीं माँ, मेरी सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और ना ही वो मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा बोल सकती है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर गृहस्थी के बारे में तू मुझे मत सिखा। ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। शुरुआती के दिनों में तो ये ससुराल वाले बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। अरे मुझे तो आप मेरी माँ को और सास ज्यादा लग रही हो। इतना दबाव और इतनी बातें तो मुझे अपने ससुराल में भी नहीं सुननी पड़ती, जितनी कि यहाँ मायके में आकर सुननी पड़ रही है। फिर बाद में
परिमल उपासना को किसी तरह शांत करा देता है, जिसके बाद ईशानी बाकी का समय अपने मायके में अच्छे से बिता पाती है और अगले 2 दिनों तक वो अपने मायके में ही रुकती है। हाँ माँ जी, वो मसालों की बरनी है ना, उसके पीछे ही रखा है मैंने चूरन। जी जी, मैं बस सोने ही जा रही हूँ। वो तुषार भाई ने आइसक्रीम लाई थी ना, तो अब हम वही खाएंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। हे भगवान, 4 बार आवाज लगा चुकी हूँ मैं इसे, लेकिन इसका ससुराल तो इसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे रखना अपनी सास का फोन और जरा हमारे साथ भी वक्त बिता, गधी कही की। सॉरी माँ, वो पापा जी और माँ जी से बात करने लग गई और उसी में वक्त लग गया। कहीं मेरी आइसक्रीम तो नहीं पिघल गई ना? अरे नहीं ईशानी, एकदम ठंडी की ठंडी है तेरी आइसक्रीम। वाओ भाई, ये तो मनमोहन कुल्फी वाले की स्पेशल केशर पिस्ता कुल्फी है और ये तो मेरे फेवरेट हैं। आओ बहना, अब तू इतने टाइम बाद यहाँ पर रुकने आई है, तो तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरा भाई होने के नाते लानत है मुझ पर। हाउ स्वीट भाई, यू आर द बेस्ट। चलो चलो, अब बातें कम करो, वरना तुम दोनों के बातों के चक्कर में सबकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। उन्हें जो करना है करने दो ना, बस बार बार बीच में टोकम टाकी करती रहती हो तुम। अब वो दोनों इतने लंबे समय के बाद एक साथ इतना वक्त गुजार रहे हैं और तुम हो के उसमें भी बोले जा रही हो। हाँ हाँ, तुम तो बड़ा ही मौन व्रत धारण करके बैठे हो ना, खुद भी तो वही कर रहे हो और बड़े आए मुझे ज्ञान के मोती बटोरने वाले। ओफो माँ, अब प्लीज आप दोनों शुरू मत हो जाना। फिर अगले दिन ईशानी का पति राज उसके मायके उसे लेने आता है और तभी, ये लो राज बेटा, तुम्हारे लिए ये कपड़े लाए हैं और ये सोने की चेन भी। लेकिन ये सब क्यों माँ जी? इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। अरे कैसी जरूरत नहीं थी बेटा? अब शादी के समय तो तुम्हारे घर वालों को हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन हमें लगी। हाँ, ठीक वैसे ही हमें ये शगुन के तौर पर देना होगा। अब रीति रिवाज भी तो कुछ होते हैं ना। अब जैसे दिवाली पर भी तुम्हारे घर से केवल मिठाई और पकवान आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। दिवाली पर भी कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है। अब देखो, तुम भी यहाँ पर हाथी लाते हुए आए हो और साथ में केवल ये 4 फल लेकर आए हो, और इन 4 फलों से हमारा क्या होगा बेटा? उपासना, अरे हमारा स्वभाव दूसरे से कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें हर एक रिश्ते की रीति रिवाजों की अहमियत पता है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बताइए ना कि आपको क्या चाहिए। आप जो भी बोलोगी मैं वो आपको ला कर दूंगा। अब बताइए तो सही, अब मांगी हुई चीज का क्या ही मोल रहता है बेटा? किसी को अगर कुछ देना हो तो वो अपने साफ मन से देना चाहिए, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता बेटा। जाने दो, अब हम किसी को और क्या ही बोल सकते हैं। इस तरह से उपासना इनडायरेक्टली राजू और उसके परिवार को ताने देती रहती है। फिर ससुराल वापस जाते समय कार में, माँ की तरफ से आई एम रियली सॉरी राज, वो तो ऐसी ही है, बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। ना ही सिर्फ दूसरों के साथ, बल्कि हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है वो। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अरे कोई बात नहीं ईशानी, और तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उनका स्वभाव अच्छे से जानता हूँ एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं कितनी लकी हूँ राज, जो मुझे तुम जैसा इतना समझदार पति मिला और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। नजर ना लगे इसी किसी की। वो तो है ईशानी, और हम भी तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर बहुत लकी फील करते हैं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर घर घर लगता ही नहीं। इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ जो तुम अब वापस आ रही हो। हाउ स्वीट राज। ऐसे ही एक रात ईशानी टेबल पर ढेर सारे नए नाइट सूट देखती है। वाओ, ये सारे नाइट सूट कितने क्यूट और प्रिटी हैं और काफी महंगे भी लग रहे हैं। लगता है राज ने मेरे लिए ही मंगवाए हैं इसे। सच में वो मेरी कितनी फिक्र करता है। आज तो मैं इन्हीं में से एक पहन लेती हूँ, लेकिन कौन सा पहनूं मैं? हाँ,
ये लाल वाला बहुत मस्त लगेगा। फिर ईशानी वो लाल नाइट सूट पहनकर हॉल में आती है और तभी ननंद कोमल उसे देखकर हैरान हो जाती है। ओह नो, मैंने इसे पूरे घर में ढूंढा और ये नाइट सूट आपके पास है, लेकिन इसे कैसे हुआ भाभी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं कोमल, क्या वो सारे नाइट सूट तुम्हारे थे? हाँ भाभी, डिलीवरी बॉय ने कहा था मुझे कि उसने वो सारे नाइट सूट डिलीवर कर दिए हैं और मैं होके कब से उन्हें पूरे घर में इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन ये तो आपके पास निकले। आई एम सो सॉरी कोमल, मैं अभी 2 मिनट में ये निकाल कर तुम्हें दे देती हूँ और बाकी के भी नाइट सूट वैसे ही रखे हैं तो वो भी वापस देती हूँ मैं तुम्हें। मैंने तो बस ये लाल वाला ही पहनने के लिए निकाला था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे भी तुम्हें वापस लौटा देती हूँ। ओह ओ भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? पागल पागल हो गई हो क्या आप? अब जब आपको ये सारे नाइट सूट इतने पसंद आ ही गए हैं तो आप इसे अपने पास ही रखिए। पर कोमल, नहीं भाभी, मैं आपके चेहरे से साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपको ये सारे नाइट सूट कितने पसंद आए हैं, इसीलिए अब ये सब आपके हुए। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए और मंगवा लूंगी। अरे नहीं कोमल, प्लीज ऐसा मत करो, खामखा फिर से पैसे वेस्ट मत करो। मेरे पास तो ऑलरेडी ढेर सारे नाइट सूट पड़े हुए हैं, इसीलिए अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज कोमल, वो सारे नाइट सूट वापस ले लो तुम। लेकिन भाभी, आपके नाइट सूट पुराने भी तो हो चुके हैं ना, और आप चिल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये सारे नाइट सूट रख लीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं सच में अपने लिए नई नाइट सूट मंगवा दूंगी। अरे यार, तुम तो मान ही नहीं रही। थैंक्स अ लॉट कोमल, सच में यहाँ आने पर मुझे ससुराल वाली फीलिंग आती ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि ये मेरा दूसरा मायका ही है। इनफैक्ट मायके से भी ज्यादा अच्छा तो मुझे यहीं पर लगता है, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे इतना प्यार जो करते हो। अब इतनी रात गई मुझे इमोशनल मत कीजिए भाभी, वरना मैं रो दूंगी। दोनों एक दूसरे के गले लगती है और तभी वहां पर सास ससुर वृंदा और महेंद्र आते हैं। लेकिन जो भी हो, तुमने एकदम सही समझा है ईशानी। अरे माँ जी, पापा जी, आप तो ना सोई नहीं अभी तक? नहीं बेटा, बस कुछ देर में सो जाएंगे। लेकिन हाँ, हमने तुम दोनों के आपस में चल रही बातचीत सुन ली और हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि हमारे लिए जैसे कोमल है वैसे ही तुम भी हो, समझे? थैंक यू सो मच पापा जी। वैसे ईशानी बेटा, कल के दिन तुम आराम करना। कल संडे है ना, तो कल नाश्ते से लेकर खाने तक हर एक चीज हम बाहर से ही मंगवाएंगे। लेकिन क्यों माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब अच्छे से बना दूंगी। नहीं बेटा, तुमने अपने मायके के आने के बाद यहाँ पर बहुत काम किया है। छत की सफाई की, सारे पर्दे और बेडशीट भी धो दिए, और तो और आंगन की भी गहराई से सफाई की तुमने। इसलिए प्लीज बेटा, कल के दिन तुम थोड़ा आराम कर लो और कल हम सब साथ में मजे से दिन बिताएंगे और फिर शाम में डिनर करने बाहर जाएंगे। क्यों महेंद्र जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है ना? और क्या, एकदम सही है तुम्हारा आइडिया। फिर ठीक है। फिर बाद में सोते समय ईशानी अपने ससुराल वालों की अच्छाई के बारे में सोचती है। सच में ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, और एक मेरा मायका है जहाँ पर माँ मुझे इतना सुनाती रहती है कि मुझे वहां पर 1 मिनट भी रुकने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या माँ की बात सच थी या झूठ थी? क्या वाकई में मेरे ससुराल वालों की ये अच्छाई बस शुरुआती के कुछ महीनों तक ही रहेगी? क्या सच में ये सभी लोग आगे चलकर बदल जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, और किसी को भी गहराई से जानने के लिए इतना समय बहुत है। मैं तो पागल ही हूँ जो माँ की बातें सुनकर अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ा रही हूँ। फिर अगले दिन जब ईशानी रसोई में जाती है
तभी वहां पर कोमल और वृंदा पहले से ही मौजूद होते हैं। और ध्यान रहे कोमल, ईशानी को इन सब के बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। आप चिंता मत करो मम्मी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि ये सब कुछ भाभी से छुप कर ही रहे। क्या? आखिर ये दोनों मुझसे क्या छुपा रही हैं? कहीं माँ की बात सच तो नहीं? अरे ईशानी, तू यहाँ पर? तू कब आई बेटा? ओ नो मम्मी, कहीं भाभी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली ना? अगर सुन ली होगी तो सब चौपट हो जाएगा। क्या हुआ माँ जी? आप दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? और आप दोनों मुझसे क्या छुपाने की बात कर रहे थे? प्लीज बताइए ना। वो बेटा, दरअसल वो जरूर कुछ तो है जो आप दोनों नहीं चाहती कि मुझे पता चल सके। प्लीज माँ जी, अब तो आपको बताना ही होगा कि वो बात क्या है। आपको वो सब बाद में पता चलेगा भाभी, इसीलिए अभी आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए और आराम कीजिए। चलो माँ। लेकिन कोमल, कोमल वृंदा को वहां से लेकर जाती है और ईशानी बस सोच में ही रह जाती है। फिर उसी रात 12 बजे ईशानी को उसके ससुराल वालों की तरफ से एक प्यारा सा सरप्राइज मिलता है। हैप्पी बर्थडे ईशानी। हे भगवान, तो आप सभी लोग ये छुपा रहे थे क्या मुझसे? हाँ बेटा, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे खुद का बर्थडे तक याद नहीं रहा। थैंक यू सो मच। आप सबने मेरे लिए कितना क्यूट सरप्राइज प्लान किया। अरे भाभी, ये सारा आइडिया तो राज भाई का था। ओह, हाउ स्वीट राज, थैंक्स अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम मेरी बीवी साहिबा। चलिए, अब जल्दी से अपनी विश मांगकर केक काटिए। तुम्हें पता है, ये केक मैंने अपने हाथों से बनाया है, चॉकलेट ट्रफल, जो तुम्हें बेहद पसंद है। अरे हाँ, क्या तुम भी राज, आज के दिन ही मुझे रुलाओगे क्या? अरे भाभी, अभी तो आपका बर्थडे बस शुरू हुआ है और ये आपका ससुराल में पहला बर्थडे है और हम इसे यादगार तो बनाकर ही रहेंगे। हाँ बेटा, और आज शाम को भी हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। एकदम धूमधाम से मनेगा तुम्हारा इस बार का जन्मदिन। ईशानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर अगले दिन पार्टी के समय उसके मायके वाले भी ससुराल आते हैं। अरे, ये सब क्या है? मुझे लगा कि पार्टी है तो यहाँ पर एकदम पार्टी जैसा माहौल होगा, लेकिन यहाँ पर तो डेकोरेशन एकदम फीका फीका सा किया है। अब 4 गुब्बारे और 2 चमकीले कागज लगाने से क्या होता है राज बेटा? ऐसा नहीं है माँ जी, हमने तो नामांकित डेकोरेटर को बुलाकर ही ये डेकोरेशन किया है। इनफैक्ट सबने काफी तारीफ भी की है इस डेकोरेशन की। शायद आपकी पसंद कुछ और ही है और इसीलिए आपको ये डेकोरेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा। बात पसंद नापसंद की नहीं है बेटा। जिस तरह से तुम लोगों ने हवा किया था कि ससुराल में इसका पहला बर्थडे है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर काफी उम्मीदें लेकर आई थी। इससे पहले ईशानी का कोई भी बर्थडे इतना फीका नहीं रहा है जितना कि इस बार लग रहा है। हे भगवान, क्या होगा इस औरत का? जिधर जाओ उधर शुरू हो जाती है ये। इसे तो यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अरे माँ, ये कोई डेकोरेशन का कॉन्टेस्ट नहीं है जो आप यहाँ पर आकर जज करो। अब ये पार्टी चाहे फीकी हो या आपकी तरह तीखी हो, लेकिन मेरे ससुराल के सभी सदस्यों ने अपना कीमती समय निकालकर पूरे दिल से मेरे लिए ये सब किया है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये डिजर्ट खाइए और तभी जाकर आपका ये मुंह मीठा रहेगा। देखा ना तुमने परिमल, ये नालायक कैसे जबान चला रही है। एकदम सही किया ईशानी ने। अरे तुम जरा माहौल देखकर तो बात किया करो, कहीं पर भी शुरू हो जाती हो, बस तीखी जबान से तीखी तीखी बातें करती रहती हो। अरे इसके सिवा तुम्हें कुछ आता भी है क्या? तो अब क्या 24 घंटे अपनी जबान पर गुलकंद रखकर फिरूं क्या? वो रखने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। और ये कहते हुए तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। क्या कहा? इतना कहकर परिमल वहां से निकल जाता है। पार्टी में सभी एक दूसरे से बात करने में लगे होते हैं, लेकिन उपासना को कोई भी इतनी इम्पोर्टेंस देता ही नहीं। कितने घमंडी लोग हैं ये सब।
और इस वृंदा और उसके लुखे पति महेंद्र को तो देखो, यहाँ अपनी समधन को मान सम्मान देने की जगह पर दूसरे मेहमानों संग मिलजुल रहे हैं। जाने दो, मैं तो अब इस पार्टी में रुकूंगी ही नहीं। फिर उपासना उस पार्टी से जाने लगती है। उतने में कोमल वहां आकर उन्हें रोकने लगती है। अरे उपासना आंटी, आप कहाँ पर जा रही हो? और वो भी एकदम ऐसे एंग्री बर्ड बनकर। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। तो आप ऊपर के कमरे में आराम कीजिए ना, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। पर प्लीज आंटी जी, यू पार्टी छोड़कर मत जाइए। भाभी का आज बहुत ही स्पेशल दिन है, और आप अगर यहाँ पर रुकी रहोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तो और मम्मी डैडी भी बहुत खुश होंगे आप पर। अरे तुम्हारे अकड़ू मम्मी डैडी को दूसरे मेहमानों से फुर्सत मिलेगी, तब जाकर वो मुझसे बात कर पाएंगे ना। खैर, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे पर आंटी जी, रुकिए तो, बड़ी ही अजीब औरत है। इनके चेहरे पर तो मैंने आज तक कभी स्माइल भी नहीं देखी। शायद से पैदाइशी एंग्री बर्ड है ये। फिर पार्टी के अगले दिन, अरे ईशानी बेटा, कल समधन जी बीच पार्टी में ही कहाँ चली गई थी? मैंने उन्हें बाद में कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वो माँ जी, कोमल कह रही थी कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो रही थी, इसलिए वो घर पर आराम करने चली गई। अरे बाप रे, तो तुमने उनसे बात की या नहीं? और अब उनकी तबीयत कैसी है? सुधार तो है ना? उन्होंने तो मेरा भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने पापा को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल पार्टी थी ना, इसलिए मैंने आप लोगों को सारी बातें नहीं बताई। दरअसल मुझे ये लगता है कि उपासना आंटी बीच पार्टी से इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, बल्कि वो तो इसीलिए गई थी क्योंकि आपने और डैडी ने उनसे बात ही नहीं की। क्यों? हाँ माँ, उन्होंने तो ये भी कहा कि तुम्हारे अकड़ू मम्मी डैडी को दूसरे मेहमानों से फुर्सत मिलेगी, तब जाकर वो मुझसे बात करेंगे ना, और इसीलिए वो वहां से चली गई। हे भगवान, तब तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई बेटा, क्योंकि मैंने और महेंद्र जी ने उन्हें 2 से 3 बार ढूंढा, लेकिन वो तो हमें कहीं मिली ही नहीं। ये माँ भी ना, आई एम रियली सॉरी माँ जी। मेरी माँ ने आपके और पापा जी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए, जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। कोई बात नहीं बेटा, और तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलतफहमी ही तो हुई है ना, तो वो दूर भी हो जाएगी। मैं आज ही समदन जी के पास जाऊंगी और उनसे अच्छे से बात करूंगी, क्योंकि वो तो अब फोन उठाने से रही। रहने दीजिए ना माँ जी, आपके पैरों में पहले से ही काफी दर्द हो रहा है, और ऐसे में आप खामखा क्यों दिक्कत ले रही हो? नहीं बेटा, मेरे पैर इतने भी दर्द नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। फिर वृंदा उपासना से मिलने जाती है और वो उसे पूरी बात समझाती है। रहने दीजिए वृंदा बहन, अरे इस तरह से कोई किसी के साथ पेश नहीं आता है। एक तो मैं पहले ही किसी के यहाँ जल्दी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का समय रहता ही नहीं। अरे वो तो मेरी बेटी का जन्मदिन था और इसलिए मैं वहां पर आई थी, पर मेरी कल बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी हुई और उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं समधन जी, आप सच में गलत समझ रही हो। महेंद्र जी और मैं वाकई में आपको ढूंढ रहे थे, और आपके जाने के बाद तो हमने आपको कई बार कॉल किए, लेकिन आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया, और आपने खुद से ही ये अनुमान भी लगा लिया कि हमने आपको देखा ही नहीं, और आप वहां से चली आई। कम से कम आप खुद से तो हमसे मिल ही लेती ना। अरे मैं आपके घर आई थी या फिर आप मेरे घर आई थी? दूसरे मेहमान ज्यादा जरूरी थे या आपकी बहू के रिश्तेदार? खैर, अब आप ये माफी वगैरह मत मांगिए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलती। मैं आपकी मन की भावना अच्छे से समझ सकती हूँ, और आप निश्चिंत रहिए। अगली बार से मैं इस बात पर पूरा ध्यान दूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं सबके बारे में इतना भी नहीं सोचती।
मेरे जीवन में ढेर सारे काम हैं और इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचने का भी समय नहीं है मेरे पास। इस तरह से उपासना वृंदा की अच्छाई का गलत फायदा उठाकर वो उसे इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन वृंदा हर एक बात समझदारी से लेती है। फिर उनके जाने के बाद, अरे बस करो उपासना, अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी इतने ड्रामे की? इन सब में वृंदा बहन जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमसे माफी मांगी। और तुमने क्या किया? उनके साथ ठीक से बात करने की जगह पर उन्हें ना जाने कितने ताने दिए। हाँ तो उन्हें ताने देने पर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर माजरा क्या है? बकवास बंद करो उपासना, वो मेरी बेटी की सास है और मुझे इस बात का पूरा एहसास है, इसीलिए मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। लेकिन अफसोस, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला व्यक्ति चाहे तुम्हारी बेटी की सास हो या ससुर हो, तुम तो अपना ये घटिया स्वभाव बदलने से रही। उपासना को खरी खोटी सुनाकर परिमल वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक रात जब कोमल अपनी सहेली के घर गई होती है, तभी वहां से निकलते समय उसे काफी देर हो जाती है। ओह गॉड, मेरा तो फोन भी डेड हो गया है और मेरे पास तो केवल ऑनलाइन ही पैसे थे और यहाँ पर ना तो कोई ऑटो दिख रहा है, ना ही कोई टैक्सी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? मम्मी डैडी सब परेशान हो रहे होंगे। अरे हाँ, यहाँ पास में ही भाभी के भाई तुषार की दुकान है, तो क्यों ना मैं उनसे मदद मांग लूं। पर अभी तो 11:15 बज रहे हैं, पता नहीं दुकान चालू होगी भी या नहीं। जाकर एक बार देख ही लेती हूँ। अरे कोमल, इसमें प्लीज वगैरह कहने की क्या बात है? और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और अच्छा हुआ कि तुम समय से आ गई, वरना अभी 5 मिनट बाद मैं दुकान बंद करने ही जा रहा था। ओ तेरी, चलो अच्छा हुआ फिर तो। हाँ कोमल, रुको, हाँ मैं कार निकालता हूँ, पार्किंग एरिया में है ना। ठीक है तुषार। फिर तुषार और कोमल दोनों एक साथ कार में निकलते हैं। तुम्हें पता है तुषार, मुझे ना तुम बड़े गुस्से वाले और सडू टाइप लग रहे थे, लेकिन तुम तो वाकई में एकदम चिल बंदे हो यार। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? अरे नहीं बाबा, इट्स फाइन। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई तो अब खत्म हो चुकी होगी ना, तो आगे का क्या सोचा है? अब मैं तो बस एक अच्छी सी जॉब करूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी। और वो सपना क्या है? एक्चुअली मुझे खुद की कंपनी खोलनी है और भी कई सारे सपने हैं मेरे। आई नो कि मैं काफी बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ, जबकि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, बट स्टिल। अरे कोई नहीं कोमल, बड़े सपने देखोगी तभी तो वो पूरे होंगे ना। हाँ, वो तो है। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? और परिमल अंकल अब दुकान पर नहीं आते क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारी पुरानी दुकान पर बैठते हैं और इस नई दुकान पर मैं बैठता हूँ। ग्रेट यार, तुम्हारा ये दुकान कम और शोरूम ज्यादा लगता है मुझे। बहुत ही प्यारे कपड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर। आऊंगी किसी दिन शॉपिंग करने, लेकिन डिस्काउंट तो दोगे ना मुझे? अरे क्या तुम भी कोमल, मैं तो तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। अब तुम तो अपनी ही हो ना, और ये दुकान तुम्हारी ही है। जब चाहे आ जाओ और जो चाहे लेकर जाओ। अरे वाह, थैंक यू सो मच तुषार। फिर तुषार कोमल को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। बाय कोमल, गुड नाइट। गुड नाइट तुषार, एंड थैंक यू सो मच। अरे इसमें कैसा थैंक यू? कहा ना मैंने, तुम अपनी ही हो। और अब थैंक यू बोलकर पराया मत करो मुझे। अच्छा बाबा ठीक है। वैसे अब हम दोनों ने नंबर शेयर कर दिए हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे घर पहुंचकर मैसेज कर देना। हाँ कोमल, वैसे मैं भी अंदर आ जाता और ईशानी और बाकी सबसे मिल लेता, लेकिन काफी देर हो चुकी है, इसलिए मुझे अब निकलना ही होगा। वो तो है, कोई बात नहीं, ठीक से जाना हो और घर जाकर मुझे मैसेज करना। इस मुलाकात में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब ईशानी और वृंदा दोनों बाजार में सामान खरीद रही होती है,
तभी उन्हें उपासना दिखती है। अरे वो देख ईशानी बेटा, समदन जी है वहां पर। चल जाकर उनसे मिलते हैं। हाँ माँ जी, चलिए। लेकिन उपासना वृंदा और ईशानी को दूर से ही देखकर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये माँ को क्या हो गया है? उन्होंने तो हमें देखा भी था, फिर वो रुके क्यों नहीं? लगता है समदन जी अब भी हमसे नाराज हैं। घर जाने के बाद ईशानी उपासना को कॉल करती है। माँ फिर से मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। पता नहीं इन्हें बीच बीच में क्या हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ नहीं, दुश्मन है दुश्मन। क्योंकि ऐसा व्यवहार तो सिर्फ दुश्मन ही करते हैं। एक काम करती हूँ, पापा को ही कॉल करती हूँ। फिर ईशानी परिमल को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बताती है। फिर उसके बाद, ये लो उपासना, ईशानी का कॉल आया है, बात करो उससे। आज तुमने उसे और वृंदा जी को मार्केट में देखकर अनदेखा क्यों किया? मैंने किसी को भी नहीं देखा मार्केट में। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए वहां से निकल आई मैं। क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम ईशानी से बात तो करो ना। ये लो, फोन पकड़ो। वो मुझे रसोई में कुछ काम है, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। अरे पर रहने दीजिए पापा, जब माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब भी मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर कॉल कट करने के बाद परिमल रसोई में जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर ही है ना, या घुटनों में चला गया है? अरे किस गांव की महारानी समझती हो खुद को? इतना घमंड, इतना गुस्सा, ये सब तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर उन दोनों को देखकर अनदेखा किया होगा। अरे उन दोनों ने तो तुम्हें आवाज भी लगाई थी। हाँ किया मैंने उन्हें जानबूझकर अनदेखा। तो क्या हुआ? मुझे नहीं करनी उन लोगों से बात। और ये घमंड और गुस्से का पाठ मुझे मत पढ़ाइए आप। मुझसे ज्यादा गुस्सा और घमंड तो उन लोगों में है, और इसीलिए उस बर्थडे के दिन से मैं उन लोगों के साथ वैसा ही गलत बर्ताव करती हूँ। बस करो उपासना, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया था। एक तुम ही हो जो एक छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींची जा रही हो। अरे उनके मन में तो कोई पाप नहीं है, बस तुम्हारे मन में ही है। वो बेचारे तो तुम्हें पूछ भी रहे थे, तुम्हें कितने कॉल किए उन्होंने। यहाँ तक कि वृंदा जी खुद तुमसे माफी मांगने आई, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। खैर, तुम्हें ये सब समझाकर कोई फायदा नहीं। लेकिन आइंदा से अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे ईशानी के ससुराल वालों को ठेस पहुंचे, तो वाकई में उपासना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। बस बहुत हुआ अब। इतना कहकर परिमल वहां से चला जाता है। बढ़िया है धमकी देने वाले। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उपासना चौबे नाम है मेरा। वन वुमन आर्मी हूं मैं। वही दूसरी तरफ आज मार्केट में जो हुआ, वो माँ ने मुझे सब बताया ईशानी। तो माँ जी का गुस्सा अभी तक शांत हुआ कि नहीं? तुमने तो उन्हें कॉल भी किया था ना? नहीं राज, मैंने नहीं किया। मैं तो उनकी कॉल की राह देख रही हूँ। पता नहीं माँ इतने गुस्से वाले क्यों हैं। कभी कभी तो उनके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरी माँ के कारण तुम्हारे माँ पापा को कितनी ठेस पहुंच रही है, फिर भी वो लोग इतने मैच्योरली सब कुछ समझ कर ले रहे हैं। और आजकल के जमाने में सगे माँ बाप भी इतना समझ कर नहीं लेते। अरे कोई बात नहीं बाबा, तुम्हें इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। माँ जी के गुस्से में भी ढेर सारा प्यार छुपा हुआ है। वो कहते हैं ना, हम गुस्सा उन्हीं से होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ये तो बस कहने वाली बातें हैं राज। एनीवेज, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो ना, तो जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और धीरे धीरे करके उपासना रूखे सूखे मन से ही सही परेशानी और उसके घर वालों से बातचीत करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रोज, मैं कुछ नहीं जानती, हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया है और हम सब कहीं घूमने गए ही नहीं। और अब एक हाँ और एक ना मत करना।
हम सबके सब चल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। अच्छा बाबा ठीक है, हम सब चलेंगे ट्रिप पर। मैं तो ये भी कहती हूँ कि ईशानी के मायके वालों को भी हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ वृंदा, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। इस ट्रिप के बहाने दोनों परिवार आपस में समय बिता पाएंगे और लौटते समय ढेरों यादें लेकर आएंगे। वो तो है पापा जी, लेकिन लेकिन क्या बेटा? हाँ, कुछ नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन क्या माँ इस ट्रिप पर आने के लिए तैयार होगी? और पता नहीं इस बार वो ट्रिप पर आकर क्या करेगी। फिर वृंदा उपासना को कॉल करके ट्रिप की बात करती है। क्या? ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं आने वाली। मुझे पहले ही यहाँ पर ढेर सारे काम हैं और अब ऐसे छोटे मोटे पिकनिक पर मैं कहाँ अपना समय बर्बाद करती फिरूं। ऐसा नहीं है समधन जी, और ये ट्रिप थोड़ी ना हर महीने होती है। साल में एक दो बार ही तो जाते हैं हम बाहर। चलिए ना, आप आएंगी तो ट्रिप में और मजा आएगा। और सबसे ज्यादा खुशी तो ईशानी को होगी। मैं जानती हूँ कि आपको भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए हमारे साथ चलिए। बाकी के काम तो बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपकी प्रायोरिटी परिवार को दीजिए, ना कि बाकी की चीजों को। पर वृंदा बहन, मैं वो देखिए, आप आ रही हूँ और मैं उसी के हिसाब से सारी तैयारियां कर रही हूँ, इसलिए आप मना नहीं कर सकती। इस तरह से उपासना को ना चाहकर भी सबके साथ ट्रिप पर जाना ही पड़ता है। फिर वहां जाने के बाद, अरे वृंदा बहन जी, ये कैसा रिसोर्ट है? अरे यहाँ का तो एसी ही खराब है, और तो और खाना भी कैसा है यहाँ पर। अरे इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के पास वाले मंदिर में मिलता है, वो भी एकदम मुफ्त में। मुझे तो लगता है कि मैंने गलती ही कर दी यहाँ आकर। बेवजह मेरा समय जाया हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, मैंने रिसोर्ट के स्टाफ से कह दिया है, तो वो थोड़ी ही देर में एसी भी ठीक कर देंगे। और रही बात खाने की, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई व्यंजन पसंद हो तो आप उनसे बनवाने के लिए कह सकती हो, और वो आपको तुरंत बनवा कर दे भी देंगे। अच्छा, फिर ठीक है। अरे पापा, मुझे लगा कि माँ ने वृंदा आंटी की बात मानी, इसलिए यहाँ पर आई, और इनके खड़ूस स्वभाव में थोड़ा सुधार भी आ गया। लेकिन मैं गलत था, ये तो यहाँ आकर भी शुरू हो गई। अब क्या ही बोलूं मैं, थक गया हूँ तेरी माँ को चिल्ला चिल्ला कर। अरे हद होती है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, वरना इनकी जगह पर कोई और होता तो अभी तक ये रिश्ता तोड़ चुका होता। सच में पापा, मुझे भी अब वही लग रहा है। फिर इसी ट्रिप के दौरान तुषार और कोमल भी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। देखो ना तुषार, सबके सब बिजी है और मेरी फोटोज खींचने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो तुम ही मेरी फोटो खींच दो ना। वो तुम्हें मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था ना, उसी तरह खींचना। वो नया ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं भी उसी की तरह एडिट करूंगी अपनी फोटोज। ओके मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो, अब ओवर एक्टिंग कम और काम ज्यादा करो। प्लीज अच्छे से खींचना। अगर ये वीडियो अच्छा बना तो मैं तुम्हें अपने सोशल मीडिया पर क्रेडिट दे दूंगी। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो मरे ही जा रहा हूँ कि कब तुम मुझे क्रेडिट दोगे और कब मेरे भाग खुलेंगे। ज्यादा बकवास मत करो और काम करो, बड़े आए मरे जाने वाले। जस्ट किडिंग यार। उनकी ये बातें वहां से गुजर रही उपासना सुन लेती है और गुस्सा होकर वो उनके पास जाती है। कोमल, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें तुम्हारे माँ पापा ने कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? पर आंटी, अरे मेरा बेटा तुम्हारी फोटो खींच रहा है और तुम हो कि उसी को उल्टा बोल रही हो। अब ये भला क्या बात हुई? और तू तुषार, इसे एहसान फरामोश लोगों की मदद करता ही क्यों है तू? अरे माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ही पहले मस्ती की थी, फिर उसके बदले कोमल ने वैसा कहा, और हम दोनों तो बस ये सब मजाक मजाक में ही कह रहे थे। तो आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? एग्जैक्टली आंटी, जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या कहा? मुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अरे तुमसे बेहतर तो वो झोपड़ी झुग्गी वाले अनपढ़ भिखारी लोग हैं। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी उम्र से बड़े लोगों के साथ ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हो और छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, जो कि एकदम यूजलेस है। अरे क्या हुआ कोमल बेटा? फिर कोमल महेंद्र को सारी बातें बताती है। देखो बेटा, तुम्हें समधन जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और समधन जी, आप भी जाने दीजिए ना, बच्चे आपस में मजाक ही तो कर रहे थे, बस और कुछ भी नहीं। देखिए भाई साहब, मुझे भी इन्हें डांटने के लिए किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, लेकिन यह कोमल ही इस प्रकार से बात कर रही थी कि मुझे इसे डांटना ही पड़ा। जाने दीजिए ना, अगली बार से ये ध्यान रखेगी। वही बेहतर होगा। इतना बोलकर उपासना आगे निकल लेती है और तुषार भी उसके पीछे चला जाता है। और ये सब क्या है माँ? कभी तो चुप भी रह लिया कीजिए ना। जब देखो तब सब पर गुस्सा करती रहती हो, और उसके बावजूद भी ये सभी लोग आपके साथ इतने प्यार से पेश आते हैं। अरे आप में पूरी ना सही, लेकिन कम से कम थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं है क्या? अरे चुप कर, बहुत सी अच्छाई है मुझ में, लेकिन तुम सबकी आंखें मेरी अच्छाई देख नहीं पाते, और वही दिक्कत है। और सबके सब मुझे गलत ही समझते हैं। नहीं माँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप जो कुछ भी कह रही हो वो सरासर गलत है। अरे चुप हो जा, और ज्यादा बोला तो सबके सामने ही तेरे कान के नीचे सितार बजा दूंगी। और ज्यादा उस लड़की में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ। अभी तो वो तेरे दोस्त थे, पर ना जानिए ये दोस्ती कब प्यार का रूप ले ले। देखो, गलती आप में और आपकी सोच में है। आप कभी किसी चीज को प्यार से और अच्छाई की नजर से देख ही नहीं पाती। और कोमल और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ना ही आगे कुछ हो सकता है। और ये बात आप भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चल चल, अब ज्यादा मत बन, और मुझे नदी के पास जाने दे। मुझे वहां जाकर बोटिंग करनी है, और शाम के समय तू मेरे फोटोज खींचेगा, जिसके बाद वो सारे फोटोज मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखूंगी, और सारी औरतों को खूब जलाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इस तरह ट्रिप के दौरान भी उपासना शांत नहीं रहती, और अपनी इस बुरी आदत के कारण हर 2 घंटे में वो किसी न किसी मुद्दे पर लड़ती रहती है, जिस कारण दूसरों का भी मजाक खराब हो जाता है। ऐसे ही एक रोज जब वो ईशानी के ससुराल आती है, तभी बातों बातों में वो तुषार की शादी की बात चलाती है। क्या? हाँ बेटा, अभी दिसंबर तक मुझे तुषार की शादी करा देनी है, क्योंकि दिसंबर का ही शुभ मुहूर्त है। फिर उसके बाद अच्छा मुहूर्त सीधे 1.5-2 साल बाद ही आएंगे, और तब तक तो उसकी शादी की उम्र भी चली जाएगी। इसलिए मुझे और देरी नहीं करनी। पर माँ, आपको लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी ननद कोमल है ना। तुषार और कोमल की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, और हमें भी कोमल की शादी करानी है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। अरे तू पागल पागल हो गई है क्या? पहले ही तुझे इस घर में ब्याह कर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, और अब तू ये चाहती है कि मैं फिर से इस घर से एक और रिश्ता जोड़ दूं और उस कोमल को अपनी बहू बनाऊं? अरे मैं तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन क्यों माँ? आखिर क्या खराबी है इस रिश्ते में? खराबी है, बहुत सारी खराबी है। अरे हम ठहरे व्यापारी लोग, और ये सब तो ऑफिस वाले हैं। अरे मैं तो तेरे और राज की शादी के वक्त भी तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ ही थी, लेकिन तेरे पापा की जिद के कारण हमें तेरी और राज की शादी करानी पड़ी। ऑफिस जाने वाले लोग हुए तो क्या हुआ माँ? रिश्ते कमाई और स्टेटस देखकर नहीं जोड़े जाते, और वैसे देखा जाए तो ऑफिस जाने वाले लोग तो ज्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि एक वक्त पर बिजनेस में उतार चढ़ाव होने के कारण एक व्यापारी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन एक ऑफिस जाने वाले की पेमेंट तो हर वक्त फिक्स्ड ही रहती है ना, वो चाहे कुछ भी हो।
लेकिन किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को नौकर ही कहलाया जाता है। खैर, तू चाहे मुझे कितना भी क्यों ना समझा दे, लेकिन मैं इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी फिर से। और मैं तो अपने बेटे के लिए उस बेवकूफ कोमल से तो अच्छी ही लड़की लाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? बेवजह कोमल के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो तो बहुत ही अच्छी और खूनी लड़की है। तभी ईशानी देखती है कि वहां पर वृंदा आ चुकी है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर? अरे क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए ना, बैठिए हमारे साथ। इस तरह से वो तीनों बातचीत जारी रखती हैं। लेकिन बाद में जब उपासना चली जाती है, तभी मैं जानती हूँ माँ जी कि आपने दिखाया तो ऐसे है कि जैसे आपने माँ और मेरी बातें सुनी ही नहीं, लेकिन असल में आपने हमारी सारी बातें सुन ली। और ये बात मैं आपके चेहरे के हाव भाव से समझ सकती हूँ माँ जी। नहीं ईशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है जिससे आप सबको तकलीफ होती है। और उन्होंने मेरे ससुराल के बारे में जो भी कहा, वो सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं ईशानी, अब उनका स्वभाव वैसा ही है तो क्या करें हम। लेकिन हाँ, जो लोग जुबान से बुरे हों, जरूरी नहीं कि वो दिल से भी बुरे हों। अब हम उन्हें कुछ भी कहें या तुम भी उन्हें कुछ कहो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हम किसी की भी सोच नहीं बदल सकते। क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति अपनी खुद की ही सोच में बदलाव लाना नहीं चाहता, तब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और ईशानी बेटा, जब मैं ही इतनी चिंता नहीं कर रही, तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो बेटा? छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं मंदिर जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों माथा टेक कर आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। फिर ईशानी वहां से चली जाती है। बस बहुत हुआ अब। मेरे ससुराल वाले दिल के इतने अच्छे हैं, लेकिन एक माँ है, ये तो सुधरने से रही। और ये सब बार बार होता ही रहेगा। अगर आज मेरे ससुराल वालों की जगह पर कोई और होता, तो ना जाने क्या हो जाता अब तक। नहीं, इन सब पर फुल स्टॉप लगाने के लिए मुझे ही माँ से नाता तोड़ना होगा। ना ही वो मुझसे कोई बात करेगी, और ना ही वो यहाँ पर आएगी, और ना ही मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती होगी। दिल पर पत्थर रखकर मुझे तो ये करना ही होगा। इस तरह उस दिन के बाद से ईशानी उपासना के साथ बातचीत पूरी तरह बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मायके में परिमल और तुषार भी उपासना से कटे कटे से रहने लगते हैं। देखो परिमल, आज मेरी सहेली मेनका की शादी की सालगिरह है, तो मेरी सारी सहेलियां और उनके पति सालगिरह की पार्टी में जाने वाले हैं। इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे। और ये वाला कुर्ता पहनना, इसमें ही तुम अच्छे लगते हो। बाकी सबके सब तो एकदम सड़े हुए कुर्ते हैं तुम्हारे। नहीं उपासना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला। अकेले ही जाओ तुम। क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे काम है, इसीलिए मैं व्यस्त रहूंगा। और मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू का समय नहीं पड़ा है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्यों? तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या? या किसी राजमहल की रानी हो, जो हर कोई तुम्हारे अनुसार ही जीवन जिए और तुम्हारे हुक्मों का पालन करते रहे? अरे पर देखो उपासना, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे मैच देखनी है। हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर परिमल वहां से चला जाता है। आज से पहले तो परिमल ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, लेकिन आज ही अचानक से क्या हो गया है इसे? फिर उपासना अकेली ही उस पार्टी में जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब ये भला क्या बात हुई? जो लड़की मुझे रोज बेवकूफों की तरह दिन में 50 बार कॉल किया करती थी, अब उसका फोन ही नहीं आता मुझे। लगता है उसे मेरी बातों से मिर्ची लग गई होगी। लगती है तो लगने दो, मुझे क्या। मैं तो मजे से ये इमरती खाऊंगी। वही तो,
तुम्हें क्या है? तुम्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है। और ये इमरती, ये तो हमारे तुषार की फेवरेट है ना, और मेरी भी है। लेकिन तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुमने केवल इसे अपने लिए ही लाया है। हमारे बारे में तो तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा। आएगा भी क्यों पापा? हम थोड़ी ना इनके घर वाले हैं। हम तो पड़ोसी हैं ना। और माँ, आपसे अच्छे तो वो पड़ोसी हैं। अगर बाहर से कुछ लेकर भी आते हैं तो वो पहले हमें देते हैं, फिर उसके बाद खुद खाते हैं। लेकिन आप, जाने दो, क्या ही कहे आपके बारे में। अरे लेकिन, चलो पापा, हमें देरी हो रही है। याद है ना, आज हमें ईशानी के ससुराल वालों के साथ बाहर डिनर के लिए जाना है। आओ बेटा, जल्दी चलो। वो लोग तो रेस्टोरेंट की लोकेशन पर हमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ पापा, पास में ही है ना उनके। फिर वो दोनों बाप बेटे ईशानी के ससुराल वालों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं। फिर अगली सुबह जब उन सबका फोटो उपासना ईशानी के स्टेटस पर देखती है, तभी, अरे ये क्या है परिमल, तुम सब बाहर डिनर पर गए और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। अरे कितनी गलत बात है ये। क्या गलत बात है उपासना? और तुम्हें पूछकर भी क्या ही फायदा होता? तुम तो हमेशा की तरह मना ही करती ना। किसी बात के लिए तुमने आज तक हाँ की भी है क्या? नहीं ना। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फालतू लोगों के लिए फालतू का समय नहीं होता। इसलिए तुम तो केवल अपनी उन सभ्य सहेलियों के साथ ही घूम फिर लिया करो। वही तुम्हारा सब कुछ है ना। बस करो परिमल, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। खाना ही खाते हो या मिर्ची खाने लगे हो? जब देखो तब तीखी बातें करने लगे हो। अरे करूँ भी क्यों ना, तुम्हारी संगत का ही असर है। और शायद अब मैं भी तुम्हारी तरह आदत से मजबूर हो चुका हूँ। परिमल के जवाबों को सुनकर उपासना का मुंह बंद का बंद रह जाता है। वही ईशानी के ससुराल में। अरे ईशानी बेटा, उस दिन भी तुम्हारी माँ बाहर गई थी, इसीलिए वो हमारे साथ डिनर पर नहीं आ पाई। और मैं देख रही हूँ कि बड़े दिनों से तुमने उनसे बात तक नहीं की, वरना हर रोज तो तुम दोनों माँ बेटी कितनी बातें किया करते थे। हाँ माँ जी, वो दरअसल माँ की तबीयत खराब सी है ना, इसलिए वो आजकल ज्यादा बात ही नहीं करती। आराम करने में ही उनका दिन निकल जाता है। बस 2 मिनट ही बात होती है उनसे मेरी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उनसे कहना कि मैंने पूछा है उन्हें। आशा करती हूँ कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। बेचारी माँ जी, ये सभी लोग कितने निस्वार्थ और दिलदार हैं। इनके मन में किसी के लिए भी जरा सी भी खोट नहीं है। माँ ने इनका कितना अपमान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कितनी समझदारी से सब कुछ समझा है और बदले में प्यार से ही व्यवहार रखा है। अगर मैं इन सब की तरह थोड़ी सी भी बन जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और इन सबको अगर मैंने बता दिया कि मैंने माँ से बातचीत करना बंद कर दिया है, तो ये लोग तो मुझे उनसे बात करने के लिए कहेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसे ही एक रोज जब तुषार नया फोन खरीदता है, तभी, बहुत बहुत बधाई बेटा, इस नए फोन से तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाए और ये तुम्हारे लिए एकदम लकी साबित हो। बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच पापा। अरे ये क्या है? तू कब से सारी चीजों को खुद से ही खरीदने लग गया? इतना महंगा फोन ले लिया और लेने से पहले मुझे बताया भी नहीं। ऐसा क्यों किया तूने? वो माँ, और ये क्या? इससे बढ़िया तो दूसरे फोन थे जो 60-70 हजार में आ भी जाते। तो फिर ये 1.5-2 लाख का आईफोन लेने की क्या जरूरत थी तुझे? सच में तेरी पसंद तो एकदम बेकार है। यही वो कारण है माँ, इसीलिए ये फोन लेने से पहले मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही आपकी बुरी आदत है। हर चीज में नुक्स निकालकर उनकी बेइज्जती करना। दूसरों की मेहनत की कमाई से ली हुई चीज की सराहना करने की जगह पर आप अपने मुंह से केवल गंदगी ही उगाल सकती हो और कुछ भी नहीं आता आपको। जबान संभाल कर बात कर। मैं तेरी कॉलेज की पुरानी सहेली नहीं हूँ, माँ हूं मैं तेरी।
तुषार बिल्कुल सही कह रहा है। और तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम एक माँ हो तो माँ वाले काम भी किया करो ना। एक माँ आशीर्वाद देती है, बधाई देकर कुछ मिष्ठान बनाती है, लेकिन नहीं, तुम्हें पहले अपनी जहरीली जुबान से जहर उगालना है, फिर उसके बाद ही तुम्हारा खाना हजम होता है। अगर टेढ़े तरीके से पेश आओगी तो बदले में तुम्हें टेढ़े जवाब ही मिलेंगे। समझी कि नहीं? इसलिए दूसरों की जगह पहले तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। आओ बेटा, हम दोनों साथ मिलकर इस फोन को अनबॉक्स करेंगे और आज तेरा ये बाप इस नए फोन की खुशी में अपने हाथों से मीठा हलवा बनाएगा। ठीक है पापा, आप इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वो वीडियो मैं ईशानी को भेजूंगा। ठीक है बेटा। सभी के ये बदले हुए इस स्वभाव को देखकर उपासना को झटके पे झटके लगते जाते हैं। फिर एक रोज जब वो मार्केट में सामान ले रही होती है, तभी अरे वाह, ये तो ईशानी है, अभी जाकर इससे मिलकर आती हूँ। लेकिन ईशानी उपासना को देखकर भी अनदेखा करती है और वो वहां से निकल जाती है। एक समय था जब मैंने इसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, और एक आज का दिन है जब इसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वही जब जब ईशानी घर पर कॉल करती है, तब वो केवल परिमल या तुषार के साथ ही बात करती है। अरे हाँ ईशानी, जब मैं शिमला जाऊंगा तब मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे सभी ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, सो डोंट वरी। अरे तू शिमला जा रहा है और तूने मुझे ये बात बताई भी नहीं। और तो और ये ईशानी के ससुराल वालों को ज्यादा मान सम्मान देने लगा है। पल में ये सब क्या हो चुका है? ये लोग तो इस तरह से कभी नहीं थे। अरे तुषार बेटा, कहीं से जलने की कोई बू तो नहीं आ रही? कहीं हमारे घर से ही तो नहीं आ रही ना? शायद पड़ोस की काकी शकरकंडी भून रही होगी और भूनते भूनते ही जल भी गई होगी। अब हमारे घर से कैसे आएगी पापा? जरूरी थोड़ी ना है कि शकरकंडी ही जले। अरे इंसान भी तो जलते ही है ना। मैं सब जानती हूँ कि ये मुझे ही ताना दे रहे हैं। इस तरह सारे बदलते माहौल के चलते उपासना को धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगती है और इसीलिए वो काफी शांत शांत ही रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे परिमल, तुम कहाँ जा रहे हो? कल सुबह मैं भी तुषार के साथ शिमला जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे तुमसे मुक्ति तो मिलेगी। उस बर्फीली वादियों में तो मुझे बड़ा ही सुकून आने वाला है। अब तुमसे दूर रहूंगा तो वहां पर तो शांति ही शांति होगी ना। कल तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी को याद तक नहीं। और तो और मेरे जन्मदिन के दिन ही ये और तुषार शिमला जा रहे हैं। उपासना काफी उदास हो जाती है। फिर अगले दिन घर में केवल वो अकेली ही होती है। आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं है। हर बार रात 12 बजे ही ईशानी मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया करती थी, लेकिन आज तो मेरा ये फोन बजा ही नहीं। ना तो मेरा जन्मदिन परिमल को याद है, ना ही मेरे बेटे तुषार को, और ना ही मेरी सहेलियों को। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? शायद हूँ ही। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही सबके साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी, और इसीलिए कोई भी मेरे साथ अच्छे से बात ही नहीं करता अब। पर मैं सबसे माफी मांगू भी तो किस मुंह से मांगू? हर किसी का दिल जो दुखाया है मैंने, और वो लोग तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब उपासना रोने लगती है। उतने में वहां पर परिमल और ईशानी केक लेकर आते हैं और उन्हें वहां पर देखकर उपासना एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर? और परिमल, तुम तो शिमला निकल चुके थे ना तुषार के साथ, फिर यहाँ पर कैसे आए? अरे नहीं गए हो, ये सब तो एक नाटक था। क्या? हाँ उपासना, मैं जानता था तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, और एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और आज वही हुआ। अब तुम हमसे माफी मांगो या ना मांगो, तुम्हारी आंखों से बह रहे इन आंसुओं ने साबित कर दिया है कि तुम्हारे मन में कितनी सच्चाई है। और माँ, मेरे ससुराल वालों को भी आपके जन्मदिन के बारे में याद था, और उन सब ने भी आपको विश किया है।
हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। आपने बहुत गलतियां की, लेकिन आज आपको उनका एहसास हो चुका है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जीवन तो ऐसा ही होता है ना माँ। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार रखेंगे, वो भी हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार रखेंगे ना। इसीलिए सबके साथ प्रेम से रहकर प्रेम में ही जीवन जीना चाहिए। कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। फिर देखना, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ कर दो और सुधरने का एक मौका दे दो। आगे से मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगी। और ईशानी बेटा, मुझे तो तेरे घर वालों से भी माफी मांगनी है। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। अरे कोई बात नहीं माँ, वो लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए उन्होंने आपकी बात दिल पर ली ही नहीं। इस तरह अंत में उपासना सबसे माफी मांगती है और अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है।